नमस्कार दोस्तों। आप श्रीलंका के हालात से तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो ये बात श्रीलंका की मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप दुनिया के सभी ऐसे देश पे लागू कर सकते हैं जहाँ पे तानाशाहों ने या राजनेताओं ने लोगों के धर्म का, नस्ल का या फिर उग्र राष्ट्रीयता का इस्तेमाल करते हुए देश को ऐसे गर्त में पहुंचाया है। होता क्या है साथियों, सबसे पहले जो नेता होते हैं वो आपके नस्ल को, आपके धर्म को जगाते हैं और आपके अंदर उग्र राष्ट्रवाद पैदा करते हैं। जब आप उग्र राष्ट्रवाद पैदा कर देते हैं तो जनता, पब्लिक जो होती है, उसके नशे में, जो ये नशा होता है, उसके नशे में इतनी जोर होती है कि उसको अपने नागरिक बोध का, अपनी नागरिकता का और बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता। और इस ध्यान से हटाने के लिए नौकरी की मांग न करें, शिक्षा की मांग न करें, स्वास्थ्य की मांग न करें, इसको जो है धार्मिक संगठन या नेताओं के पाले पोसे हुए संगठन खूब बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खूब बढ़ता है और थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट आती है। अगर इसको इसी स्तर पे सुधार लिया जाता तो आगे क्या होता है, स्थितियाँ इतनी खराब ना होती। और भ्रष्ट सरकार जो होती है ऐसे में अपना जेब भरने के लिए पूंजीवाद को खूब बढ़ावा देती है, क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं बैकडोर से सरकार चलाने वाले के जेब में पीछे से पैसा खूब डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये बहुत दिन तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है, कह लीजिए 10 से 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, कितना चलेगा ये कोई सीमा नहीं है। वो तय करता है परिस्थिति और उस पर कि कब तक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, लोग झेल रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोगों में अपने नागरिकता के बोध की जानकारी होती है, वो एक सुनामी का रूप ले लेती है और उस सुनामी में सब कुछ तबाह कर देती है। श्रीलंका के साथ वही हो रहा है। ये चीज़ें बहुत से छोटे देशों में हो चुकी हैं। पाकिस्तान का असर आप देख ही रहे हैं। वहाँ पे एक संस्था जो है सबको, वहाँ की सेना सबको चला रही है। उसी तरीके से तमाम ऐसे छोटे देश रहे हैं, जैसे रवांडा रहा है, फिलीपींस रहा है, मलेशिया रहा है। हर जगह, खास करके ये दक्षिण एशिया या विकासशील देशों में ये समस्या बहुत बड़ी है। साथियों, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप ज़्यादा काम कर देते हैं या फिर बहुत तनाव ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन आप करते क्या हैं, ज़्यादातर लोग सिगरेट पी लिए या शराब पी लिए। तत्कालीन समय के लिए वो राहत तो दे देगी। जैसे यहाँ बेरोजगारी और अशिक्षा और गरीबी है, वहाँ पे अगर यहाँ पे इनको अपने नागरिक बोध का ज्ञान हो जाता तो इतनी दूर तक चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, देश पटरी पर आ जाता। उसी तरीके से डॉक्टर के पास न जा कर के लोग सिगरेट और शराब के लत में जाते हैं और इतना सेवन करते रहते हैं कि इनको धीरे धीरे इनके शरीर भीतर से खोखली होती जाती है और ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदयघात और कैंसर जैसी बीमारियों से ये धीरे धीरे ग्रसित होते जाते हैं। वही प्रक्रिया किसी देश के मामले में जब उग्र राष्ट्रवाद, जातीयता या नस्लवाद के आधार पर चलता है तो बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद ये कैंसर से भी घातक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उस सरकार को, उस देश को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। लेकिन इस स्थिति के बाद जब लोग जागते हैं, जो लोग जागते हैं उनमें नागरिकता की बोध की इतनी सुनामी आ जाती है। आज श्रीलंका में स्थिति ये है कि वहाँ चाहे सिंहली बौद्ध हो, चाहे तमिल हिंदू हो या फिर इस्लाम हो, इस्लाम धर्म को मानने वाले हो या ईसाई हो, आज सभी लोग एक साथ, एक नारे के साथ, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होकर सरकार के विरोध के लिए एक साथ आ रहे हैं। यही स्थिति अगर वो यहाँ कर लिए होते जब इस चीज़ की शुरुआत हुई होती है, अपने नागरिक बोध की
का ज्ञान कर लिए होते तो आज ये दिन देखना ही न पड़ता। वही चीज़ यहाँ है, जब किसी व्यक्ति को ज़रूरत थी दवाई की, डॉक्टर के पास जाने की, तो उस दौरान वो चला गया कहाँ, मधुशाला में शराब पीने, या फिर सिगरेट की चुस्की लेने चला गया। और ये उस समय इस चीज़ को थोड़ा सा कम तो कर देती, लगता है कि राहत मिल गई, लेकिन वो राहत न होके बल्कि शरीर में बड़ी व्याधियों को जन्म देती है और उसी की चपेट में लोग इसके आते हैं। और वो जब सुनामी, ये इसकी जब सुनामी आती है तो शरीर का सत्यानाश कर देती है। उसी तरीके से दोस्तों, नशा जो है, अगर किसी को ज्ञान का नशा हो जाए, उसके नागरिक बोध का नशा हो जाए, तो चाहे देश में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, वो देश को पटरी पे लाने के लिए, देश के नागरिकों को जगाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आजीवन लगे रहेंगे। और चाहे उसके लिए उनको खुद का जो है शरीर ही क्यों न त्याग देना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। आप भगत सिंह की तुलना जो बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, उन लोगों के अंदर क्या था? गांधी जी की बात करते हैं, उन लोगों क्या था? वो इस आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते थे। उनका ये था कि हम भारत को ज्ञानवान बनाएं, भारत को विकसित बनाएं, भारत को समाजवादी बनाएं। स्थिति यही चीज़ आज थोड़ी थोड़ी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन बनाने का प्रयास यही हो रहा है। तो साथियों, अभी समय है, पर्याप्त समय है, आप संभल जाइए, सीख लीजिए और भारत देश को बचाइए, क्योंकि आप भी नफरत के आग में इतना जल रहे हैं कि आपको अपनी नागरिकता का, अपनी बेरोजगारी का, देश में फैले हुए भ्रष्टाचार का बोध नहीं हो पा रहा, पूंजीपतियों की लूट का बोध नहीं हो पा रहा है, और आपकी सारी संपत्तियों को पिछले दरवाजे से लूटा जा रहा है। आप इस नशे में उग्र राष्ट्रवाद, धर्म या फिर जाति श्रेष्ठता या नस्ली श्रेष्ठता के नशे में इतने चूर हैं कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि देश लूटता चला जा रहा है। मित्रों, अगर देश को बचाना है तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, देश में ज्ञान का प्रसार करना होगा, वैज्ञानिक चेतना जगानी होगी, नागरिक बोध पैदा करना होगा। तब हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, तब हम भारत को एक ऐसे फलक पर स्थापित कर सकते हैं, दुनिया को संदेश दे सकते हैं कि देखो, तुम नफरत, धर्म और उग्र राष्ट्रवाद के भरोसे चलोगे, तुम्हारा यही होगा, तुम्हारे देश का पतन हो जाएगा। इसके रास्ते पे चलोगे तो तुम विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता बनोगे, वो चाहे ज्ञान के मामले में हो या सामर्थ्य के मामले में हो या विज्ञान के मामले में हो। तो साथियों, देश को ज्ञान के रास्ते चलाइए, कलाम की वैज्ञानिक सोच के रास्ते पर चलाइए, ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलाइए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के रास्ते पर चलाइए। हम आपसे यही अपील करते हैं। धन्यवाद मित्रों।